हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने एल्केलाइन अर्थ मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ तक डिस्कस कर लिया था। आज हम साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइड्राइड्स डिस्कस करने जा रहे हैं। एल्कली अर्थ मेटल्स के जो हाइड्राइड्स होते हैं उनके हम फीचर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनके हाइड्राइड्स का जो आयनिक करेक्टर है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप आयनिक करेक्टर क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि डाउन द ग्रुप केटाइन का साइज इंक्रीज हो रहा है। तो जब केटाइन का साइज इंक्रीज होगा, जब केटाइन का साइज इंक्रीज होगा तो पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगी। पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगी तो कोवेलेंट करेक्टर डिक्रीज होगा, और कोवेलेंट करेक्टर डिक्रीज होगा तो आयनिक करेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसी रीज़न की वजह से एल्कली अर्थ मेटल्स के हाइड्राइड्स का आयनिक करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, इंक्रीज होगा। ठीक है, नाउ अब रिड्यूसिंग करेक्टर भी जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। रिड्यूसिंग करेक्टर क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है तो जो मेटल और एच के बीच में बॉन्ड है वो वीक होगा, क्योंकि जब मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है तो मेटल की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी, और एच की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी। तो उस रीज़न की वजह से ये जो बॉन्ड है ये क्या होगा, वीक होगा, वीक होगा और ब्रेक होगा, और ये किस में कन्वर्ट होगा, एम पॉजिटिव प्लस एच नेगेटिव। ठीक है, तो अब ये मेटल हाइड्राइड, अब कोई भी मेटल हाइड्राइड जितना इजीली एच नेगेटिव डोनेट करेगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग करेक्टर शो करेगा और उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो डाउन द ग्रुप जो रिड्यूसिंग करेक्टर और रिड्यूसिंग नेचर है वो इंक्रीज होगा एल्कली मेटल के केस में ड्यू टू डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। डाउन द ग्रुप जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी डिक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ मेटल आयन। ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ मेटल आयन जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी डिक्रीज होगी। जो एल्कली मेटल हाइड्राइड्स हैं वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, आयनिक नेचर के होते हैं, अनस्टेबल होते हैं इस फॉर्म में। तो वो रेडिली वाटर से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड गैस विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नाउ this was the first salient features of the alkali metal hydrides, that alkali metal hydrides are highly unstable and they readily react with water, leads to the formation of hydroxide and with the release of hydrogen gas. Also lithium hydride also can also react with AlCl3, leads to the formation of an ionic compound that is Li positive AlH4 negative. Now this compound, in this compound, this is a ionic compound. ये कैसा compound है, ionic compound है। इसमें जो AlH4 negative है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होता है, और ये एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है बाय डोनेटिंग H negative आयन, by donating H negative ion. So this is the third salient feature of the hydrides, that is Li positive AlH4 negative acts as a strong reducing agent and donates H negative ion. Also this lithium aluminium hydride, इसको हम क्या बोलते हैं, lithium aluminium hydride. लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसेस कार्बोनिल कंपाउंड्स टू एल्कोहल्स। जो लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो कार्बोनिल कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल्स में, क्योंकि रिडक्शन कर रहा है। रिडक्शन वो कैसे कर रहा है, H नेगेटिव डोनेट करके। तो अगर कार्बोनिल कंपाउंड्स को वो H नेगेटिव डोनेट कर देगा, H नेगेटिव डोनेट करने के बाद उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, वो एल्कोहल में। ठीक है, ऑल्सो रिड्यूसेस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी रिड्यूस करता है, जैसे कि BCl3 है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। Li पॉजिटिव AlH4 नेगेटिव इसको H नेगेटिव दे देगा, इसको H नेगेटिव देगा और क्या बनेगा, डाईबोरेन। क्या बनेगा, डाईबोरेन। Also PCl3 is also an inorganic compound. Li positive AlH4 negative acts as a strong reducing agent to reduce PCl3 to PH3 by donating H negative ion to it, leads to the formation of phosphine. These diborane and phosphine both are important inorganic compounds. Similarly, जैसे
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ये सारे सेलिएंट फीचर्स ऑफ हाइड्राइड है। अगर पेपर में आपसे सेलिएंट फीचर्स ऑफ हाइड्राइड पूछा जाता है तो आप यही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज एल्कली मेटल। नेक्स्ट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड या Na पॉजिटिव BH4 नेगेटिव ऑल्सो एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जो Na पॉजिटिव BH4 नेगेटिव है वो भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ये बनता कैसे है? जब हम सोडियम हाइड्राइड की रिएक्शन ट्राई मिथाइल बोरेट से कराते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? सोडियम बोरोहाइड्राइड प्लस Na पॉजिटिव OCH3 नेगेटिव। ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और Li पॉजिटिव LH4 नेगेटिव भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल हाइड्राइड्स। जो एल्केलाइन अर्थ मेटल हाइड्राइड्स होते हैं लाइक BeH2, MgH2, कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ठीक है, तो हमें पता है, हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस की है कि डाउन द ग्रुप क्या होता है? डाउन द ग्रुप आयनिक करेक्टर इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप क्या होगा? आयनिक करेक्टर इंक्रीज होगा। तो एल्केलाइन अर्थ मेटल हाइड्राइड के केस में जैसे बेरिलियम हाइड्राइड है, यहाँ पे क्या है? कैटायन का साइज स्मॉल है। ठीक है, तो हाई पोलराइजिंग पावर होगी। हाई पोलराइजिंग पावर होगी तो कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। कोवेलेंट करेक्टर मोर होगा। ठीक है, तो जो BeH2 यानी बेरिलियम का हाइड्राइड है वो क्या होगा? कोवेलेंट होगा। मैग्नीशियम का हाइड्राइड क्या होगा? पार्टली आयनिक होगा। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का हाइड्राइड क्या होगा? कंप्लीटली आयनिक होगा। ठीक है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आयनिक करेक्टर इंक्रीज होता है। तो जैसे एल्कली मेटल हाइड्राइड्स अनस्टेबल होते हैं और वाटर के साथ रेडिली रिएक्ट करते हैं, ऐसे ही अल्केलाइन अर्थ मेटल्स भी अनस्टेबल होते हैं एंड दे रेडिली रिएक्ट्स विद वाटर, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जैसे MgH2 है, CaH2 है, BeH2 तो वैसे नॉर्मल कंडीशंस में बनता भी नहीं है। बेरिलियम डायरेक्टली H2 से रिएक्ट करके बेरिलियम हाइड्राइड नहीं बनाता, वो हम एक्सट्रीम कंडीशन में बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे किसकी रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं? मैग्नीशियम हाइड्राइड की और कैल्शियम हाइड्राइड की। तो ये वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये सारे सेलिएंट फीचर्स थे। अबाउट 8 सेलिएंट फीचर्स ऑफ हाइड्राइड हमने डिस्कस किया है, जिसमें एल्कली मेटल के हाइड्राइड्स के फीचर्स और एल्केलाइन अर्थ मेटल हाइड्राइड्स के फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं टू एल्कली मेटल हाइड्राइड्स। नेक्स्ट इज सॉल्वेशन एंड कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसीज। सॉल्वेशन एंड कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसीज में हम कॉम्प्लेक्सेशन तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम सॉल्वेशन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम ये चीज़ डिस्कस करें कि जैसे कि लिथियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसमें जो लिथियम मेटल आयन है इसका क्या है? स्मॉल साइज़ है। तो स्मॉल साइज़ होने की वजह से एक्वस सॉल्यूशन में इसकी मोबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। मोबिलिटी का क्या मतलब होता है? मूवमेंट। मूवमेंट इसकी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। और जिसकी मूवमेंट और मोबिलिटी यानी आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होती है तो उसका जो एक्वा सॉल्यूशन है वो मोर कंडक्टिंग इन नेचर होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है आयनिक मोबिलिटी शुड डिक्रीज होनी चाहिए। दिस शुड बी द एक्सपेक्टेड ट्रेंड। ये एक्सपेक्टेड ट्रेंड होना चाहिए। लेकिन हाउएवर द एक्चुअल ट्रेंड ऑफ आयनिक मोबिलिटी मेजरमेंट्स, आयनिक मोबिलिटी अगर हम एक्चुअल ट्रेंड की बात करें, दैट इज एक्चुअल ट्रेंड ऑफ आयनिक मोबिलिटी मेजरमेंट्स, एक्चुअल ट्रेंड ऑफ आयनिक मोबिलिटी मेजरमेंट्स क्या होता है? सीजियम, ठीक है, तो दिस इज द आयनिक
मोबिलिटी ट्रेंड ऑफ एल्कली मेटल आयन। अब ऐसा क्यों है? अब सीजियम का तो बहुत बड़ा साइज है तो उसकी आयनिक मोबिलिटी तो कम होनी चाहिए, लेकिन उसकी आयनिक मोबिलिटी मैक्स है, मैक्सिमम है। और मिनिमम किसकी है? लिथियम प्लस की, जिसकी हम क्या कंसिडर कर रहे थे? मैक्सिमम आयनिक मोबिलिटी कंसिडर कर रहे थे ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा रिवर्स ट्रेंड हमें क्यों मिला? ड्यू टू द रीजन ऑफ सॉल्वेशन। ठीक है, अब सॉल्वेशन में क्या होता है? जब एक्वस सॉल्यूशन में हम किसी भी एल्कली मेटल को डालते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्वेंट वाटर होता है। तो जो एल्कली मेटल आयन है उसको वो वाटर मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन। जैसे लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, ठीक है, ये बनाते हैं प्राइमरी सॉल्वेशन शेल। यहाँ इनको 4 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं। यहाँ इनको 4 वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम एक्वस सॉल्यूशन में कैसा कॉम्प्लेक्स बनाता है? LiH2O होल 4 पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो लिथियम है इस पे अब पॉजिटिव चार्ज है, वाटर मॉलिक्यूल में O पे डेल नेगेटिव चार्ज होता है और इन पे डेल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये इस तरह की ज्योमेट्री होती है। तो जो लिथियम वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होता है वो किसके थ्रू जुड़ा होता है? थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। किसके थ्रू जुड़ा होता है? थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर 1, 2, 3, 4, ये लिथियम आयन के अराउंड क्या बना रहे हैं? प्राइमरी सॉल्वेशन शेल। ठीक है, और कई बार ऐसे होता है इस प्राइमरी शेल, सॉल्वेशन शेल के ऊपर एक एडिशनल लेयर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सॉल्वेशन शेल। इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सॉल्वेशन शेल। Now the extent of secondary solvation shell is inversely proportional to the size of bare ion. Bare means अकेला। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है एक्सटेंट कि कितने एक्सटेंट तक सेकेंडरी सॉल्वेशन शेल बनेगी, वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? साइज ऑफ द बेयर आयन। ठीक है, इन अ वे वी कैन से दैट द हाइड्रेशन नंबर, हाइड्रेशन रेडियाई और हाइड्रेशन एनर्जीज are inversely proportional to the size of bare alkali metal ion. ठीक है, तो अब जैसे हम बात करते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेटल आयन का साइज जितना बड़ा होगा उसको लेसर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे टू अवॉइड द स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें सीजियम का क्या है? मैक्सिमम साइज है। ठीक है, जिसका बड़ा साइज होगा उसका हाइड्रेशन नंबर क्या होगा? कम होगा। अगर अब इसका मैक्सिमम साइज है तो इसका हाइड्रेशन नंबर कम होगा। हाइड्रेशन नंबर कम होगा
तो हाइड्रेशन रेडियाई भी क्या होगी, कम होगी। अगर हाइड्रेशन रेडियाई कम होगी तो इसका जो ओवरऑल साइज है वो क्या होगा, कम होगा। एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है, इन एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर इसका ओवरऑल साइज कम होगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो अब इसका ओवरऑल साइज कम है तो इसकी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। आयनिक मोबिलिटी क्या होगी इसकी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है हाइड्रेशन रेडियाई डिक्रीज हो रही है, हाइड्रेशन रेडियाई डिक्रीज होगी एज साइज ऑफ एल्कली मेटल आयन इंक्रीजेस, हाइड्रेशन रेड हाइड्रेशन नंबर डिक्रीजेस एज वेल एज हाइड्रेशन रेडियाई डिक्रीज करेगी। तो आयनिक मोबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो यही रहेगा इसका ट्रेंड। अब जैसे एल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के केस में क्या होता है, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में +2 चार्ज होता है और एल्कली मेटल में +1 चार्ज होता है। और इनका जो एल्केलाइन अर्थ मेटल है इनका साइज भी क्या होता है, स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स। ठीक है, तो जो +2 चार्ज वाली मेटल्स हैं वो उनका साइज स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू एल्कली मेटल आयंस। तो इसके केस में क्या होगा, जिसका साइज भी छोटा होगा, जिसमें चार्ज भी ज़्यादा होगा, तो उसमें चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसका जो हाइड्रेशन नंबर है वो मोर होगा, हाइड्रेशन नंबर मोर होगा। तो एल्केलाइन अर्थ मेटल के केस में जो हाइड्रेशन एनर्जीज हैं वो 4 to 5 टाइम्स ग्रेटर होती हैं एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इसमें। नेक्स्ट, ये जो है सॉल्वेशन वाला पार्ट और सोलवेटेड आयंस, ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, टू शो बिहेवियर ऑफ मेटल आयंस इन आयन एक्सचेंज मटेरियल्स, इन आयन एक्सचेंज मटेरियल्स और आयन एक्सचेंज कॉलम्स, और आयन एक्सचेंज कॉलम्स। ठीक है, और इन बायोलॉजिकल बिहेवियर जिसमें एल्कली मेटल आयंस की मूवमेंट होती है थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आयन एक्सचेंज कॉलम्स, और इनको बोलते हैं कैटायन एक्सचेंज कॉलम्स। इसमें क्या होता है, जो कॉलम्स बने होते हैं, अब जैसे उसमें सारे एल्कली मेटल आयंस रखे हैं, तो जैसे लिथियम रख दिया तुमने, लिथियम का साइज़ क्या है, स्मॉल है, तो इसकी हाइड्रेशन रेडियाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसकी हाइड्रेशन रेडियाई ज़्यादा होगी तो ये कॉलम से लेस स्ट्रांगली अटैच होगा। अगर ये कॉलम से लेस स्ट्रांगली अटैच होगा तो ये जल्दी कॉलम से बाहर आ जाएगा, यानी इल्यूटेड एट फर्स्ट होगा। ठीक है, और सीजियम इल्यूटेड एट लास्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इसमें। नेक्स्ट हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉम्प्लेक्सेशन एंड कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसीज। So next topic we are going to discuss is complexation. So next topic we are going to discuss is complexation. इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि एल्कली मेटल आयंस किन किन लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्सेशन बाय मैक्रोसाइक्लिक पोलीईथर्स।
कॉम्प्लेक्सेशन बाय मैक्रोसाइक्लिक। मैक्रो का क्या मतलब है, जिसमें लार्ज साइक्लिक रिंग्स होंगी। पॉली ईथर्स का क्या मतलब है, जिसमें मल्टीपल ईथरल ऑक्सीजन एटम्स होंगे, जिसमें मल्टीपल ईथरल ऑक्सीजन एटम्स होंगे। ठीक है, तो इन जब ये मैक्रोसाइक्लिक पॉली ईथर एल्कली मेटल के साथ कंबाइन होते हैं तो जो नेट मेटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनको बोलते हैं क्राउन ईथर्स। उनको क्राउन ईथर्स क्यों बोलते हैं, ड्यू टू crown shaped arrangement of these metal complex, and the stability of this alkali metal ion complex with these crown ether complex depends upon the coordination polyhedra, the size and the shape of the coordination polyhedra as compared to the size of the cation। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं डाईसाइक्लोहेक्साइल, इसको पहले हम नेम लिख देते हैं, डाईसाइक्लोहेक्साइल 18 क्राउन 6। ठीक है, तो इसमें डाईसाइक्लोहेक्साइल रिंग्स बनानी है हमें, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, और जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है यानी 18 क्या डिफाइन कर रहा है, जितने इस रिंग में नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो होंगे 18। ठीक है, 6 क्या डिफाइन कर रहा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को डिफाइन कर रहा है, एंड 18 इज द डिफाइंस द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द रिंग, उसको डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो हमें 18 टोटल एटम रखने हैं, 6 ऑक्सीजन डालनी है। ठीक है, तो अगर हम इसको काउंट करें तो इस रिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम्स तो हो गए, टोटल 18 करने हैं, तो 18 में से 8 गए 10 एटम्स हमें और करने हैं इसमें। तो 10 एटम्स किस तरह से करेंगे, ठीक है, तो हमें 5 ऊपर एटम्स रखने पड़ेंगे, 5 नीचे, इंक्लूडिंग 2 ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे तो हमने 4 ही ऑक्सीजन करी है, हमें 2 ऑक्सीजन और करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सेम हम नीचे बनाएंगे, तो अब देखिए इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो ये हो गया डाईसाइक्लोहेक्साइल 18 क्राउन 6। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं डाईबेंजो, हम यहाँ पे डाईबेंजो भी लिख सकते हैं। डाईबेंजो में क्या आएगा, यहाँ पे 2 साइक्लोहेक्साइल की जगह क्या आ जाएंगी, 2 बेंजीन रिंग आ जाएंगी, तो उसको हम क्या लिख देंगे, डाईबेंजो। तो इस तरह से ये ईथरल ऑक्सीजन बनते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल तुम्हें बोल दें कि डाईबेंजो 14, वैसे पेपर में इनके स्ट्रक्चर बनाने को तो नहीं बोलेंगे एज सच, बट फिर भी अगर तुम्हें क्राउन ईथर्स के बारे में पूछा जाए पूरा क्वेश्चन तो तुम्हें एग्जांपल्स दे दे के बताना पड़ेगा। ठीक है, तो डाईबेंजो में क्या बनाएंगे हम, तो उसके लिए तुम्हें ये क्राउन ईथर्स बनाने आने चाहिए। 14 का क्या मतलब है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्राउन में कितने होंगे 14, 4 कितनी होंगी, 4 क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो 2 ऑक्सीजन एटम्स यहाँ लगा दी, तो 4 ऑक्सीजन एटम्स होगी, 14 में से 4 गए 10 रह गए, तो अब 10 पूरे करने हैं हमें। 4 ऑक्सीजन एटम्स हो गए और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 एटम्स हो गए, 14 में से 8 गए 6 एटम्स और रहते हैं, तो वो तो सिंपल है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 तो हो गए पूरे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 9 10 11 12 13 14, तो ये डाई बेंजो 14 क्राउन 4 हो गया। मान लो अगर हमें बेंजो 15 क्राउन 5 बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे? 15 क्राउन 5, ठीक है, तो 15 में से 4 गए 11, 11 एटम्स और बनाने हैं, ठीक है। 11 में से 3 ऑक्सीजन एटम्स यानी 8 एटम्स हमें और बनाने हैं। तीन ऑक्सीजन एटम्स तो हमें और लगानी थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने लगा दिया। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं हमने। अब कौन सा एल्कली मेटल आयन किसको प्रेफर करेगा, किस टाइप का क्राउन बनाएगा, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि अब लिथियम आयन है, वो उस एल्कली मेटल आयन के साइज पर डिपेंड करता है। जैसे लिथियम है वो तो 14 क्राउन 4 बनाता है। सोडियम है वो क्या बनाता है? सोडियम 15 क्राउन 5 बनाता है। पोटेशियम 18 क्राउन 6 बनाता है। रुबिडियम 21 क्राउन 7 बनाता है। तो ये इनके साइज पे डिपेंड करता है, ये किस किस साइज के क्राउन ईथर्स के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये इनके उस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज क्रिप्टेट्स। क्रिप्टेट्स क्या होते हैं? क्रिप्टेट्स आर द पॉलीसाइक्लिक ligands which in addition to oxygen atom contains some other donor atoms like nitrogen, phosphorus, sulfur, and they bind with alkali metal ions more selectively and they are better complexing agent as compared to ground ethers, ठीक है। जैसे हमारे पास क्रिप्टेट 222 का एग्जाम्पल लें तो पॉलीसाइक्लिक लिगेंड्स का क्या मतलब है? जहाँ पे मोर देन वन साइकिल होगी, जहाँ पे मोर देन वन साइकिल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी साइकिल्स हैं? एक साइकिल ये हो गई, एक साइकिल ये हो गई, और ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं हर साइकिल में? 2 2 2, तो इसको बोलते हैं 2 2 2 क्रिप्टेट लिगेंड, ठीक है। तो ये सोडियम के साथ बनाता है Na2 2 2 क्रिप्टेट Na नेगेटिव। तो इसका यूनिक करेक्टरिस्टिक्स क्या है? क्रिप्टेट का मतलब क्या होता है? हाइड करना, हिडन, ग्रीक वर्ड हिडन से आया। तो जो क्रिप्टेट है वो मेटल कैटायन को हाइड कर लेता है, जैसे Na पॉजिटिव को हाइड कर लेगा क्रिप्टेट लिगेंड, और बाहर क्या है? Na नेगेटिव।
इन दोनों को कंबाइन होके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होने देगा, ठीक है। तो मतलब वो Na नेगेटिव को भी स्टेबलाइज कर रहा है बाय शील्डिंग इट फ्रॉम द Na पॉजिटिव। नाउ व्हाट आर द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राउन ईथर्स एंड क्रिप्टेट्स? Unique characteristics of crown ethers and cryptates. इसकी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? The unique characteristics of crown ethers and cryptates is that it increases the solubility of alkali metal ion in organic solvents. It basically increases the solubility of alkali metal ions in the organic solvents. Organic solvents में जो solubility है उसको increase कर रहे हैं crown ethers और cryptates. मान लो तुम अगर alkali metal ions को ईथर के solution में डालते हो तो उस condition में without crown ethers and cryptates इसकी concentration रहती है 10⁻⁻4 मोलर। लेकिन अगर तुम क्राउन ईथर्स और क्रिप्टेट्स भी ऐड कर रहे हो तो इसकी कंसंट्रेशन 10⁻³ टू 10⁻⁴ मोलर तक इंक्रीज हो जाती है। वो इसलिए इंक्रीज हो जाती है क्योंकि एल्कली मेटल आयन बीइंग आयनिक ईथरल सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होंगे। लेकिन जब इन्होंने क्राउन ईथर्स और क्रिप्टेट्स के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया तो वो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। अब ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक में डिसॉल्व हो जाएगा तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। ऑल्सो एक करेक्टरिस्टिक जो यहाँ पे बताई है हाइड वाली वो यहाँ पे रिपीट में लिख सकते हो। अब क्राउन ईथर्स और क्रिप्टेट्स के बीच में डिफरेंस क्या है? जो क्रिप्टेट्स है वो मोर सेलेक्टिव और बेटर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू क्राउन ईथर्स। और क्रिप्टेट्स में मल्टीपल डोनर एटम्स होते हैं एज कम्पेयर टू क्राउन ईथर्स, और पॉलीसाइक्लिक लिगेंड्स होते हैं विच फॉर्म बेटर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स विद द एल्कली मेटल आयन। तो क्रिप्टेट्स और क्राउन ईथर्स कंप्लीट हो गया है। ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है एक लेक्चर का और बचा है जिसमें हम इसको कवर करा देंगे। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं।